आज हम लोग यहाँ पर कानूनी सहायता के लिए एक ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हम ऐसे लोगों से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे जो इसके प्रोफेशनल हैं। अब हम लोग आपस में बात करते रहते हैं, भैया अगर किसी का मर्डर हो जाए तो क्या करें, किसी से लड़ाई हो जाए तो क्या करें। तो ऐसे में हमने सोचा कि एक ऐसा मंच तैयार किया जाए कि जहां पर कानून के प्रोफेशनल हमारे साथ मौजूद हो। तो हमने कोशिश की कि ऐसे लोगों को मंच पर बुलाया जाए और लोगों को इकट्ठा किया जाए। अब आपके सामने संगम विहार थाना एसएचओ साहब होंगे। इलाके को लेकर आप उनसे शिकायत कर सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, उनसे राय ले सकते हैं और साथ ही कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की वकील वंदना सिन्हा जी यहाँ पर होंगी, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। मीडिया बंधु यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे बड़ी उम्मीद करता हूँ क्योंकि वो इलाके के अंदर कोई ऐसी संगम विहार की गली नहीं होती जहाँ पर वो पहुँचते नहीं है। रात हो, सुबह हो, दिन हो, मेरे तमाम मीडिया बंधु यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो चीज आप लोग महसूस करते हैं आज उन सवालों को इस मंच पर जरूर रखिएगा, क्योंकि जब आप लोग पूछेंगे तो ऐसा लगेगा कि संगम विहार प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को। और तमाम लोग जो जनता यहाँ पर मौजूद है, आप लोगों से भी गुजारिश है, आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो वो सवाल पूछिएगा। अब आपके सामने बिल्कुल प्रोग्राम रूल्स पर है, आप लोग भी ऊर्जान्वित हो जाइए। आपको आज एक बड़ी से बड़ी शख्सियत से मिलाया जाएगा, तो एक बार जोरदार तालियां अभिषेक साहब के लिए, वो हमारे बीच में हैं। आइए आइए आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है संगम विहार की दहलीज पर। संगम विहार थाना एसएचओ साहब आप सबके बीच में मौजूद हैं। वंदना सिन्हा जी जो कि सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं। हाजी साहब और मुशर्रफ और सारे लोग जो व्यवस्थापक है, उसके साथ साथ सारे जितने भी नागरिक हैं वो बड़े प्रिय हैं यहाँ पे, जो हमारे पास हैं और हमारे पास नहीं भी हैं, जो यहाँ मौजूद हैं या घर में हैं, यहाँ नहीं पाए, उन सबको मैं संबोधित करता हूँ। मैं तहे दिल से सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, ये मौका दिया कि मैं आपके बीच उपस्थित हूँ और आपको संबोधित करूं। और इसके लिए आपने जो भी मुझे मौका दिया है, इसको ये क्षण बड़ा ही अविस्मरणीय क्षण है। कुछ परिस्थितियां ऐसी है कि मुझे थाने भागना पड़ रहा है। पुलिस की नौकरी ऐसी होती है, आप समझते हैं, ना दिन का पता, ना रात का, ना दिन के 2 बजे का पता, ना रात के 3 बजे का पता। तो मैं ये सोच के चला था कि घंटा 2 घंटा आपके समय बिताऊंगा, आपके हर आदमी की समस्याओं को सुनूंगा और जो मुझसे बन पड़ेगा मैं उसका निदान भी बताऊंगा या करूंगा। लेकिन परिस्थिति बस मुझे इमीडिएटली जाना पड़ेगा, कुछ ऐसी परिस्थिति है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। केवल आपसे ये कहना है कि आप लोग सब जो भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं, सुकून से और शांति से रहें, यह मेरी जिम्मेवारी है। आपको किसी तरह की परेशानी ना हो जो क्रिमिनल से रिलेटेड है, वो मेरी जिम्मेवारी है। तो आपको कोई परेशानी हो, आप बेहिचक एनी टाइम मेरे पास आ सकते हैं, मैं हमेशा उपलब्ध हूं आपके लिए। क्रिमिनल्स और क्राइम करने वाले को कभी भी प्रश्रय नहीं दिया जाएगा। जो क्राइम करेंगे उनके लिए एक ही जगह है, वो जेल है, यह स्पष्ट है। ये एकदम मैं इस मंच से सबको बता देना चाहता हूं, जो क्रिमिनल हैं, क्राइम कर रहे हैं, चाहे वो दारू पी के करें या वैसे करें, तो समझ ले कि उनको किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। इलाके के अमन चैन को बर्बाद करने में उनका थोड़ा सा भी योगदान होगा
तो उसके लिए उनको जो कानून जो भी सजा देगी, कानून के मुताबिक उनको सजा मिलेगी, वहां उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। आप सब समाज में, परिवार में, जिस भी स्थिति में, स्कूल में, कॉलेज में, जहां भी रहना चाहते हैं, आप बेहिचक निडर अपना रहें, अपना काम करें, अपना जो भी काम धंधा करते हैं, पढ़ाई करना, शिक्षाटन का काम है या फिर अपना धंधा करते हैं या जीवन यापन का काम है, आप करें, आप बेहिचक करें। जो भी परेशानी आपके सामने आएगी, आप मेरे पास आएं, जो कानून कहती है उसके हिसाब से आपका निदान जरूर करेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और कहीं भी किसी क्रिमिनल को मदद नहीं मिलेगी मुझसे, ये मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं। जब आप मेरे पास आएंगे, क्रिमिनल का बस एक ही रास्ता है, कानून का रास्ता, जो कहेगी वो करेंगे। ये मैं कह के मन से जा रहा हूं, क्योंकि समय का अभाव है, मैं ऐसी परिस्थिति में मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए माफी चाहता हूं। और बन्ना सिन्हा जी से भी कहूंगा कि अब आप लोग संभालिए, मेरी परिस्थिति आप समझ चुके होंगे, इसलिए मैं जा रहा हूं। मैं बस 2 मिनट का समय लूंगा, क्योंकि अवेयरनेस को लेकर के ये प्रोग्राम है और मैं एक बात कह करके जरूर आपको अवेयर करना चाहूंगा। आप सबसे पहले तो अपने अंदर का जो खौफ है, अपने अंदर का जो डर है कि हम पुलिस के सामने जाएंगे या कोई हमें परेशान कर रहा है, हम किसके पास जाएं, हम किससे शिकायत करें, हम पुलिस के पास जाएंगे, हम बात नहीं कर सकते, हमें बात करनी नहीं आती, हम बोल नहीं सकते उनके सामने, हमें डर लगता है पुलिस से। तो यही आपका जो डर है ना, वो जन्म देता है बड़े क्राइम को। खुद के अंदर भरोसा पर पैदा करेंगे, खुद की बात रखने की हिम्मत पैदा करेंगे, बस वहीं से आपकी समस्याएं खत्म होना शुरू हो जाएंगी। तो मैं इसी कड़ी में अभिषेक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर तशरीफ ले आए। सेवियर फाउंडेशन लगातार क्षेत्र के अंदर काम कर रही है और इस तरह से अवेयरनेस के प्रोग्राम करते रहती है। वो भी आ जाए और पौधा देकर भाई पर जोरदार तालियां बजाइए। भाई आप लोग तो वैसे ही तालियां बजाने में मुझे बार बार कहना नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों को कहना पड़े। यहाँ पर उपस्थित आप सभी सम्मानित मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों और मुख्य अतिथि के रूप में वंदना सिन्हा जी, अभिषेक सिंह जी, दीपक दूसिया जी, मैं और मोहम्मद मुशर्रफ साहब और यहाँ पर उपस्थित सभी नौजवान साथियों को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त देने के लिए संगम विहार विधानसभा के अंदर इस ब्लॉक के अंदर उपस्थित हुए। अभी जो परफॉर्मेंस
बच्चों ने, लड़कियों ने यहाँ आप सभी तमाम लोगों के सामने उपस्थित की है, बहुत ही बधाई की योग्य है। तमाम देश की लड़कियों को ऐसे इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ ऐसे इंस्टीट्यूटों में जाना चाहिए, वहां पर अपनी सुरक्षा को लेकर के उनको ऐसे हथकंडे सीखने चाहिए। कहीं पर किसी तरीके से किसी बच्ची के साथ कोई मुसीबत आपदा आ जाए तो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। मैं उसके साथ साथ एक संदेश इस मंच के माध्यम से तमाम देश की बच्चियों को देना चाहता हूं कि अब आप जब भी घर से बाहर पढ़ाई के लिए जाती हैं या जॉब के लिए जाती हैं तो तमाम तरह की चीजें आपके बैग में, स्कूल बैग होता है तो उसके अंदर किताब कॉपियां होती हैं, और आप अगर जॉब के लिए जाती हैं, ऑफिस जाती हैं तो उसके अंदर ऑफिस से रिलेटेड तमाम सामग्री होती है। लेकिन उस सामग्री के साथ साथ आप तमाम बहन बेटियों को, माताओं को अपने उस छोटे से बैग के अंदर लाल मिर्ची का पाउडर जरूर रखना चाहिए। ये लाल मिर्ची का पाउडर अमूमन हमारी किचनों में पाया जाता है, तमाम जगह मिलता है, तो लाल मिर्ची पाउडर हमेशा अपने बैग के अंदर, अपने थैले के अंदर थोड़ी सी रखनी चाहिए। देर सवेर आते जाते हो, कई बार होता है ये चीजें काम कर जाती हैं। तो मैं अपने आसपास आप ऐसे लोगों को भी देखते होंगे जो बेरोजगार बैठे हैं। बेरोजगार वो इसलिए नहीं बैठे हैं कि नौकरियां नहीं है, बेरोजगार इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनको करना नहीं है, और बहुत सारे बहाने हैं उनके पास, काम करने का मन नहीं है उनके पास, नशों में बिल्कुल लुप्त हैं, और ऐसा हाल कर रखा उन्होंने नौजवान जिनके पास शरीर का एक एक अंग है फिर भी वो कुछ नहीं करते। लेकिन आज हमारे महफिल में राशिद साहब मौजूद हैं, राशिद सैफी साहब। ये एक ऐसी शख्सियत है जो देख नहीं सकते, वो आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर हैं, 1 लाख रुपए से ज्यादा उनकी सैलरी है और सारे काम वो करते हैं। राशिद सैफी साहब आपके सामने हैं। मुशर्रफ भाई, वंदना मैडम और मंच पे सभी आसीन सदस्य और सारी जनता के सामने, मेरा नाम राशिद हसन है। मैं पंजाब नेशनल बैंक में एज ए प्रबंधक के रूप में काम करता हूं, और मैं आप लोगों को अपने विषय में थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि मैं बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं हूं। मैं तकरीबन 10-12 साल का था तब मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी। मेरे लिए उस टाइम, वो टाइम मेरे लिए बड़ा भयावह था, क्योंकि मैं एक नॉर्मल व्यक्ति जो मैं सब कुछ देख सकता था, उसके बाद मेरी आंखों की रोशनी चली जाती है। मेरे माँ बाप ने उस टाइम पे मेरा बड़ा हौसला बढ़ाया। मेरे सारे दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया, ना वो मेरे साथ आते थे ना मेरे साथ खेलते थे। मेरे माँ बाप ने मेरा हौसला बढ़ाया और मेरे को उन्होंने पढ़ने लिखने से लेकर बहुत मोटिवेट किया। मेरा एडमिशन एक ब्लाइंड स्कूल में मेरे मम्मी पापा ने कराया। मैंने वहाँ से अपनी स्टडी कंप्लीट की। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। सबसे पहले मेरी नौकरी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, टेक महिंद्रा में एज ए ट्रेनर के रूप में मैंने टेक महिंद्रा ज्वाइन किया, और मैंने वहाँ पर 4.5 साल काम किया। साथ साथ मेरा गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन भी चल रहा था। मैंने कई सारे एग्जाम अपेयर किए, एसएससी का एग्जाम भी दिया और बैंकिंग के एग्जाम भी दिए। मेरा एक साथ 2 जगह सिलेक्शन हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक में मेरा ऑफिसर में मेरा सिलेक्शन हुआ था, और इग्नू में मेरा स्टेनो के लिए हुआ था। मेरे लिए ये चूज करना बड़ा मुश्किल था कि मैं कौन सी जॉब ज्वाइन करूं। आज मैं बैंक में सारे कार्य करता हूं। किसी का भी कोई भी इशू होता है, वो सारे इशू मेरे पास आते हैं और मैं उनका भली भांति समाधान करता हूं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इस कामयाबी के पीछे मेरे मम्मी पापा का बहुत अहम रोल है। मैं आप सब समाज के सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि मैंने कभी भी अपनी विकलांगता को विकलांगता नहीं समझा, मैंने उसको अपॉर्चुनिटी समझा, और आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे खड़ा हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, तो आज मैं अपने माँ बाप का सहारा बन रहा हूँ। उस टाइम में उन्होंने मेरा सहारा बने, मैं आज उनका सहारा बन रहा हूँ।
मैं पहले भी कह चुका हूं, जब जनता सवाल करने पर आती है तो सरकारें बदल जाती हैं। तो कम से कम अपने इलाके को बदलने के लिए तो आज सवाल कीजिए, कुछ सीखिए, समझिए, सलाह लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की वकील साहिबा वंदना सिन्हा जी यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले इनका एक छोटी सी स्पीच, उसके बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करेंगे जो 20 मिनट के लिए होगा। कोशिश करेंगे कि आप सब लोग उसमें सवाल पूछेंगे और समझेंगे आखिर हमारे हक क्या है। जी एक बार जोरदार तालियां वंदना सिन्हा जी के लिए। आज पूरा प्रोग्राम ही उन्हीं के लिए है, आज के प्रोग्राम का सहरा उनके सर पर है। तो कम से कम वो जब तक यहाँ पर ना आ जाए तब तक बजाते रहिए, उनको भी लगे कि संगम बिहार में आए थे। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ आप सबका, संगम बिहार के तमाम लोगों का जो अपना बहुत ही बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ पे आज आए हैं। और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ दीपक जी का, अभिषेक जी का, मुशर्रफ जी का, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। और इस प्रोग्राम की सबसे खूबसूरती ये है कि इस प्रोग्राम में इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। इस प्रोग्राम को करने में इनका कोई अपना बेनिफिट नहीं है, ये प्रोग्राम इन्होंने समाज के लिए किया है। और ये जहाँ तक मुझे मालूम है, ये हमेशा ही मैंने इनको देखा है, काफ़ी यंग है और काफ़ी इस तरीके का प्रोग्राम ये लोग करते हैं जहाँ पे मैक्सिमम ये सोसाइटी को, हमारे समाज को बेनिफिट पहुँचा पाए। और आप लोग भी यहाँ पे अपना बहुमूल्य समय निकाल के आए हैं, तो मैं अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि जितने भी सवाल आपके हुए आज यहाँ पे, मैं उन सबको आपको अच्छी तरीके से उसमें सेटिस्फाई कर सकूं। आपकी जितनी भी कानूनी जो आपके लिए व्यवस्था बनाई गई है उसको समझा पाऊँ, और जो छोटी मोटी क्वेरीज आएगी उसको मैं पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आप लोगों को उसका बता पाऊँ। और इतना अच्छा प्रोग्राम इन्होंने किया है कि जो हमारे आज प्रोग्राम का जो मेन मुद्दा है वो है कानूनी जानकारी। तो ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है हमारे सोसाइटी का, बट इन लोगों ने उसको इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। कुछ इंटरटेनमेंट भी रखा, डांस के प्रोग्राम हुए, और वैसे छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पे आके और बच्चे आके यहाँ पे सेल्फ डिफेंस का उन्होंने प्रोग्राम दिखाया। ये हमारे समाज के एक व्यवस्था को दिखाता है। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ जो अभी यहाँ पे टाइकांडो के टीचर थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को तैयार किया है। और ये एक तरीके का मैसेज भी है, ये मैसेज है कि हम जितने हमारे समाज में लड़कियों को, ये कुछ मैं शायद किसी को बुरा भी लग सकता है इस बात का, लेकिन बुरा ना लगाए, ये एक सच है जो आपको सुनना ही पड़ेगा। लड़कियों को कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेट किया जाता है सोसाइटी में, कुछ राज्य में, कुछ पर्टिकुलर जगह पे। तो ऐसा नहीं है। आज की डेट में, आज की जब हमारा समाज है उसमें लड़कियां बढ़ चढ़ के ऊपर आ रही हैं। आपने देखा कितनी अच्छी तरीके से लड़कियों ने प्रदर्शन किया। शुरू में ही एक तांडव का प्रोग्राम हुआ, वो कितना अच्छा मैसेज था। तांडव मीन्स हमारे शक्ति, शिव शक्ति को उसने बखान किया यहाँ पे। तो ऐसी ही शक्ति हर नारी में है, हर लड़की में है, बस ज़रूरत होती है उसको निकालने की। और वो जब वो नहीं समझ पाती है, यहाँ रोल आता है हमारे समाज के जितने भी मेल मेंबर्स हैं, हमारे समाज के, चाहे वो पिता हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो दोस्त हो, जितने भी लोग हैं, उस शक्ति को समझने में ज़रूर हेल्प करें। हर नारी के अंदर वो शक्ति है। तो इस चीज़ के हम ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे आए एक प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल साहब भी थे, उनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, क्योंकि वो हमारे समाज का बेस है। वो लोग हैं जो बच्चों को बनाते हैं। उनकी शिक्षा, उनकी दी हुई शिक्षा हमारी तमाम उम्र में काम आती है। जो हम एक बचपन से सीखते हैं, हमारी बुढ़ापे तक वो चीज़ हमारे काम आते हैं। हमें एक अच्छा इंसान बनाता है, हमें एक अच्छा प्रोफेशनल बनाता है, और हमें दूसरों को भी शिक्षा देने के लिए काबिल बनाता है। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत बहुत है हमारे समाज में। और ये सब आप हमारे बीच में ही बैठे हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से सब ने यहाँ पे परफॉर्म किया। और मेरे ख्याल में सब लोग, ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है, मालूम सबको है आज की डेट में कि क्या करना है, बट थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पे वो ज़्यादा पता नहीं होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। एक चीज़ और भी यहाँ कहना चाहूँगी कि इतने देर में सेल्फ डिफेंस का भी प्रोग्राम दिखाया गया। इतने देर में हम लड़कियों के प्रोटेक्शन की भी बात कर रहे हैं, उनको सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं। तो एक चीज़ और भी ऐड करना चाहती हूँ, मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, बट मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। हमारे समाज के बच्चों, जो लड़के हैं, उनको भी ये शिक्षा देनी चाहिए
कि लड़कियों को वो रिस्पेक्ट से देखे, ताकि ये नौबत ही ना आए कि उनको अपनी सुरक्षा करनी पड़े। वो सुरक्षा उनको वो लड़के प्रदान करें। हर माता से, हर पिता से मेरा ये निवेदन है, अपने लड़के को जरूर ये सिखाएं कि यदि एक लड़की है तो वो उसकी सुरक्षा करे, ताकि लड़की को वो सुरक्षा अपने सीखने की जरूरत ही ना पड़े। मैं एक वकील हूँ, वकील होने के नाते मुझे पता है कि कैसे कैसे केसेस आते हैं, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार होता है। अच्छा नहीं लगता ये शब्द सुनते हुए भी, बट हमें ये फेस करना पड़ता है। ये नौबत ही क्यों आए? यदि हम सही शिक्षा अपने बच्चों को देना शुरू कर दें, सही शिक्षा हर आदमी अपने दिमाग में लेके चले कि लड़की सिर्फ इस चीज के लिए नहीं होती है, लड़की को रिस्पेक्ट करे, तो ये हमारा समाज अपना, तो आपको कानूनी जानकारी की जरूरत पड़ेगी ना, हमारे SHO साहब को बुलाने की जरूरत पड़ेगी ना, पुलिस स्टेशन बुलाने की जरूरत पड़ेगी। बट हाँ, इसमें समय लगेगा, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना भी हमसे आज जो हमारे प्रोग्राम का मकसद है हम उसको पूरा करें। अभी पीछे भी 26 तारीख को अभिषेक जी ने सेवियर फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम किया था संगम विहार में, उसके बाद से मुझे तकरीबन 50 क्वेरी आई है और मैं तैयार हूँ, मुझे कोई भी समस्या नहीं है उनको फ्री लीगल एड सर्विसेज देने में। ये फ्री लीगल एड सर्विस है, ये प्रोविजन होता है हमारे संविधान का। हमारा भारतीय संविधान भारत के हर नागरिक को ये उनका फंडामेंटल राइट्स देता है, उनका मौलिक अधिकार देता है कि उनको फ्री में कानूनी सलाह मिलनी चाहिए। तो इसी कानूनी सलाह को देने के लिए सेवियर फाउंडेशन और आज ये सारे लोग सामाजिक संवाद, ये इसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के एग्जीक्यूशन के लिए, मतलब इस मौलिक अधिकार आपको मिले, इसके लिए ये प्रोग्राम इन्होंने रखा है। तो हमें हमारा मौलिक अधिकार कोई और समझाए, इससे अच्छा है आप अपने मौलिक अधिकार को खुद जाने, ताकि आपको यहाँ पे किसी से पूछने की जरूरत ही ना पड़े। और जहाँ तक ये है कि ये कोर्ट कचहरी से लोग डरते हैं, पुलिस स्टेशन से बहुत डरते हैं कि पुलिस स्टेशन में नहीं जाना है, लेकिन ये आप अपने दिमाग से निकाल दें। पुलिस व्यवस्था आपके सुरक्षा के लिए बनाई गई है, ये आपका अधिकार है कि पुलिस व्यवस्था, यदि आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आ रही है तो पुलिस को उसका निवारण करना ही पड़ेगा। और पुलिस यदि उसका निवारण नहीं करती है तो आपके पास अधिकार होता है कोर्ट में जाने का। आप कोर्ट में जाकर कोर्ट को भी पुलिस के बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं और अपने जो भी आपकी शिकायत है वो कोर्ट में भी दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया होती है, उस कानूनी प्रक्रिया के तहत आप जा सकते हैं। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कोर्ट के अंदर भी फ्री लीगल एड सर्विसेज का प्रोविजन होता है, जिसको डालसा कहते हैं, जो दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, उसके अंदर आप जाते हैं तो आपको कोई भी फी पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो कोर्ट के द्वारा आपको फ्री में सर्विसेज वहाँ पे मिलेंगी। तो ये जानकारी, ये एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है आपके अंदर, घबराएं नहीं, डरे नहीं कि यदि कोई कानूनी प्रॉब्लम आ गई है तो हम क्या करें, कैसे करें। आए दिन औरतें जो हमारी समाज की हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ शारीरिक उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न के केस आते ही रहते हैं। कुछ महिला सामने आ जाती है, कुछ महिला नहीं आती है, उनको डर लगता है कि हम क्या करें, ऐसे में कैसे करें और हमारे साथ क्या होगा। उनको ये डर लगता है कि हमें ही हरास ना किया जाए पुलिस स्टेशन में, बट ऐसा नहीं है। कानून व्यवस्था पहले से काफ़ी अच्छी हो गई है, पुलिस व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी हो गई है, तो उसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अभी बहुत अच्छी बात है कि अभिषेक जी और इन लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू करने का सोचा है। इनका हेल्पलाइन नंबर भी शुरू है। मैं भी आपके साथ 24 आवर्स इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। कभी कोई भी जानकारी आपको चाहिए, किसी भी तरीके की परेशानी चाहिए, तो मेरी पूरी टीम है, मेरे पास तकरीबन 10, 12, 15 वकीलों की टीम है जो आपको सहायता करेंगे। तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हर माता, हर बहन, कोई भी या कोई भी मेल मेंबर भी हो सोसाइटी का, कोई भी पुरुष, किसी भी तरीके की समस्या का आपके पास आती है तो आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं। अभिषेक जी हैं, मुशर्रफ जी हैं, दीपक जी हैं, आपको ज़रूर हेल्प करेंगे और मैं इनके साथ रहूँगी। मेरी पूरी टीम, ये मैं अश्योर करके जा रही हूँ, मेरी पूरी टीम आपको सहायता करने के लिए यहाँ पे रहेगी। बाकी आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके हर क्वेश्चन का मैं जवाब यहाँ पे आपको दे पाऊँ। सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगा वंदना मैम का, जो यहाँ पर आए और लीगल एडवाइस प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को। मेरा उनसे सवाल ये है कि मैम, हमारा संविधान एक है
और अभी 2 साल पहले 2020 में CANRC का आंदोलन चल रहा था, जो कि पूरे देश के अंदर चला। जब लोकतांत्रिक तरीके से कोई आंदोलन हो रहा है और उसके बाद उन आंदोलनकारियों को उठाकर जेल के अंदर डाल दिया जाता है और वो आंदोलनकारी आज तक जेल से रिहा नहीं हो पाए, जबकि हम ये भी देखते हैं कि खुलेआम गोली चलाने वाले लड़के जो कि पुलिस उनको बचा के लेके चली जाती है, विद इन 24 आवर दे गॉट बेल, उन्हें जमानत मिल जाती है। लेकिन जो CANRC में आंदोलन कर रहे थे वो आज तक रिहा नहीं हुए। ऐसी कौन सी ताकतें हैं देश की जो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रही है बिटवीन द कम्युनिटी? देखो, ये जो व्यवस्था है, ये जो कानून है, क्योंकि कोई भी या पुलिस हो या एक वकील हो या वो एक जज हो, वो कानून से बाध्य है। बियॉन्ड कानून, बियॉन्ड लॉ ना तो एक जज काम कर सकता है, ना तो एक वकील काम कर सकता है, ना तो एक पुलिस काम कर सकता है। तो जो सबूत है, जो गवाह है, आपको भी पता है हमारा जो कानून है वो सबूत और गवाह पे ही चलता है, और जितनी ज्यादा सबूत और गवाह पेश किए जाते हैं उस पे हमारे जज साहब भी बाउंड होते हैं, वकील भी बाउंड है और पुलिस भी बाउंड है। कितनी बार हम वकीलों को भी ब्लेम किया जाता है, मैडम आपने बेल नहीं कराया, मैडम आपने ऐसा नहीं कराया, बट सबसे ऊपर कानून है। उससे यदि कानून किसी चीज के प्रोविजन में ये कहता है इस चीज की सजा इतनी है तो उतनी ही होगी। एक वकील के कहने से ना तो वो बढ़ेगी, ना तो वो कमेगी, ना तो एक जज उसको बढ़ा सकता है। और रहा जो सजा काट रहे हैं अंदर, तो उनमें क्या, क्योंकि इस मंच पे ये कह पाना, ना तो मैंने उनके डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, ना तो मैंने उनकी फाइल पढ़ी है, ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा। यदि कोई सेपरेटली इस चीज को मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं तो मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगी। यदि कोई भी मेरे से उस चीज के अंदर मैं कहीं भी हेल्प कर पाऊँ तो मैं तैयार हूँ, और बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है मेरे ऑफिस में, आके आप दिखाइए, मैं कोशिश करूंगी पूरी तरीके से। जस्टिस वीएन खरे साहब ने कहा था कि इस मुल्क में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप न्याय की तरफ देखने के, झांकने की भी कोशिश मत करना। संवैधानिक पद पे रहने के बाद एक जस्टिस अगर इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं तो इस तरह समाज में क्या मैसेज जाएगा? जैसे आपने जस्टिस के लिए बोला कि उन्होंने ये रिमार्क दिया कि पैसे नहीं है तो आप कानून भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। व्यवस्था हर चीज का है, लेकिन आपको अवेल करना भी आना चाहिए कि अवेल कैसे करना है। मेरे खुद के पास 6 पॉक्सो के केसेस चल रहे हैं और वो 6 पॉक्सो के केसेस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ। ये इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, तो हर तरीके का बैलेंस है। मेरे पास बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी क्लाइंट है, तो जहाँ से पैसा लेना चाहिए मैं लेती हूँ। ये नहीं कि मैं पूरी दुनिया को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ, लेकिन जिसको मेरी जरूरत है वो 6 पॉक्सो, वो किस एरिया के मैं वो भी बता देती हूँ। आपके नवजीवन कैंप के हैं, वो सर्वोदय कैंप के हैं, जिनके पेरेंट्स के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। उनसे क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो कोर्ट में जाएंगे, वो वकील करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों को ही हम सहायता देना चाहते हैं। इसका रेमेडी बस ये है कि हमें अपने कानून के बारे में, हमें अपने राइट्स के बारे में जितना ज्यादा पता होगा उतना ज्यादा हम उसको माइन्यूटली काम कर पाएंगे। क्यों कोई एक पुलिस वाला वकील को क्यों मना नहीं कर सकता है? क्यों? क्योंकि एक वकील को उसके कानून का सब पता होता है। यदि एक आम आदमी को भी उतना कानून मालूम हो तो कुछ नहीं कर सकता है कोई भी, आपको आपका हक मिलेगा। तो इसके लिए आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। यही तो मैं बताना चाहती हूँ, ये कानूनी जागरूकता प्रोग्राम जो रखा गया है इसी वजह से रखा गया है कि आप लोग समझें कि आपका राइट क्या है। आपने अवेयरनेस की बात की, आपने हमारे हक की बात की कि हमारे पास क्या राइट्स है कानून के। मैंने 2 दिन पहले MP जबलपुर रेलवे स्टेशन की वीडियो देखी थी, जहाँ एक पुलिसकर्मी, शायद वो कांस्टेबल लेवल के थे, और एक बूढ़े आदमी को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे, पीट रहे थे, लेकिन उनकी हेल्प कोई नहीं कर रहा था। पुलिस को जाके कोई कह नहीं रहा था कि आप उसको मार क्यों रहे हो। क्या समाज की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो वहाँ पे उस व्यक्ति के खिलाफ खड़ा हो जाए? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप खड़े हो जाओ वहाँ पे? क्या ये और लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? तो हम किसी के पहले तो हम खुद को स्ट्रॉन्ग करें। उसके बाद रहा, आपने सवाल पूछा कि पुलिस के अगेंस्ट क्या हम कुछ कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चन था। हम बिल्कुल कर सकते हैं। आप यदि ऐसा नहीं है, अभी जब मेडिकल नेग्लिजेंस का केस हुआ था राजस्थान के अंदर, तो आपको ही पता होगा वहाँ के SHO को भी सस्पेंड किया गया था। मैंने खुद SHO सस्पेंड कराया है ब्राइब लेने के लिए। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, नाम बोलना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आपके पास वो राइट है, हायर अथॉरिटीज होती है। आप किसी भी कांस्टेबल की शिकायत आप SHO को करें, SHO की शिकायत ACP को करें, ACP की शिकायत आप कमिश्नर को करें, नहीं तो नेशनल कानून व्यवस्था कोर्ट है।
आपको आपके यहाँ पे पब्लिक ग्रीवेंसेस में जाए, आपके पास हर तरीके का राइट मौजूद है, सिर्फ जरूरत है कि आप उसको लेते कैसे हो, कहाँ जाते हो, आप किस हद तक लड़ सकते हो आपके अपने अधिकार के लिए। अधिकार फ्री में नहीं मिलेगा, मैं फिर कह रही हूँ नहीं मिलेगा, आपको लड़ना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए। यदि लड़ना ना पड़े तो अधिकार ही नहीं है। हम भारत में रहते हैं, आप भूलिएगा मत इस बात को। मेरा सवाल उन बच्चियों के लिए जो स्कूल जाती हैं, सुबह 6:30 बजे स्कूल जाती हैं। सरकारी स्कूल की बच्ची हैं तो उन्हें स्कूल की बसें लेने नहीं आती हैं, वो सरकारी बसों से या शेयरिंग ऑटो से जाती हैं। यही हमदर्द और यही बत्रा के बाहर जब वो स्टैंड पर पहुंचती हैं सुबह, जब बस का और ऑटो का इंतजार करती हैं, तो वहाँ लड़के जो मन चले हैं वहाँ पहुँच जाते हैं उन बच्चियों को परेशान करने के लिए। ऐसे केस में क्या किया जा सकता है? पुलिस वालों से बोल के देख लिया, हो नहीं रहा है। ये सवाल मेरा आज SHO साहब से था, अगर वो होते तो उनसे मैं पूछता ये सवाल, क्योंकि उनकी टीम ये काम नहीं कर पा रही। उनके लिए बहुत कड़वे सवाल थे आज हमारी टीम के पास, लेकिन वो रहे नहीं, चले गए अपने, उनके कई कार्यक्रम थे। तो आप मुझे बताएं कि क्या कर सकते हैं ऐसे केस में, बच्चियों के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए क्या करें? इसमें देखिए, ये जितने भी लोग हैं या बच्चियों के सुरक्षा की बात हमने करी है, ठीक है। अब बच्चियों के लिए एक पिंक लाइन भी बनाया गया, आपको पता होगा, एक नंबर भी है, लेकिन ये क्रिमिनल मैटर है, तो डेफिनेटली आप एक कंप्लेंट बनाएं, प्रॉपर कंप्लेंट बनाएं कि इस एरिया में हमारे जब बच्चे जाते हैं और इस तरीके के साथ वहाँ पे जो भी लड़के या पर्टिकुलर लड़के हैं या अलग अलग लड़के आते हैं या कुछ फोटोग्राफ्स भी आपके पास है इस तरीके का, तो कंप्लेंट बनाने में आपकी हेल्प करूँगी मैं। यदि आप मेरे को सेपरेटली मिल लीजिएगा तो मैं कंप्लेंट भी बना दूँगी, और उस कंप्लेंट को बना के आप थाने में दीजिए। यदि कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई जैसे अगर SHO साहब आए तो शायद कार्रवाई करें, बट नहीं भी होती, मैं जानती हूँ पुलिस व्यवस्था को, मैं एक वकील हूँ, हमारा रोज का लेना देना है उनसे, नहीं होती है तो आप इस कंप्लेंट को कोर्ट में दीजिए, मैं हेल्प कर दूँगी आपको देने में, और इस पर कार्रवाई होगी, 100% होगी। क्योंकि आज के डेट में जो लड़कियों के मतलब ऑफेंस विच इज अगेंस्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, दैट इज कंपल्शन टू रजिस्टर, यू नो, उनके पास कोई कुछ भी कोई रीजन नहीं होता है इसको नहीं रजिस्टर करने का। जब हमारे 2014 में निर्भया कांड के पास कोई भी कंप्लेंट जो वुमेन के द्वारा किया जाता है, वो कंप्लेंट उनको रजिस्टर करना पड़ता है। तो आप जब भी जाएंगे आप प्लीज़ करवाइए, और नहीं होता है तो अभिषेक जी हैं, आप तो खुद भी हैं, मुशरत जी है, मैं हूँ, मैं हेल्प करूँगी, आप रजिस्टर करवा दीजिए, नहीं होता है तो मैं आपको हेल्प करवाऊँ। नशे के लिए मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, सिर्फ उसकी जानकारी भी मैं चाहूँगी पूरी। यहाँ जगह जगह संगम विहार के अंदर छोटी छोटी जगहों पे, छोटी छोटी गलियों में नशा बिकता है, वहाँ पे गांजा, कचरा, शराब, ये सारी चीज़ें बिकती हैं गली गलियों में, और कोई भी इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है। और जो ऑब्जेक्शन उठाता है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो सोशल वर्कर हो, अदरवाइज कोई भी हो, जो ऑब्जेक्शन उठाता है उसी पे एलिगेशन लगने लग जाते हैं। यहाँ जगह जगह गली गलियों में हर जगह नशा हो रहा है, बिक रहा है, और ये संगम विहार थाना या नक्सराय थाना अदरवाइज कोई भी ले लो, सबको जानकारी है, उसकी मंथली भी जाती है। और ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो नशे के अंदर धुत रहते हैं, उसके साथ ही ये सारे काम होते हैं जो कि लड़कियां छेड़ने या रेप वगैरह इनको लेकर ही होते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगी मैम कि इसके ऊपर कार्रवाई किस तरीके से की जाए? जैसे आप पहले भी कंप्लेंट कर चुके हो इस चीज़ को लेकर, और आप कह रहे हो कि आपकी कंप्लेंट पे कुछ सुनवाई नहीं हुई और उल्टा आप पे ही एलिगेशंस लगाए गए, और यदि एलिगेशन आपके ऊपर लगाए गए उसके बाद क्या किया? व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप? आपने उसके बाद कोई स्टेप लिया? उसके बाद कोरोना हो गया था, तो SHO साहब भी सुन नहीं रहे थे उस चीज़ के लिए, और मैं थोड़ी खुद भी वीकली थी, क्योंकि कोई सपोर्ट के लिए नहीं खड़ा था, और जो सपोर्ट करता है उनको दे लेके अपने ही सामाजिक वर्ग में कुछ लोग हैं जो ले देकर साइड हो गए और उनकी साइड हो गए। तो मैं अभी कुछ नहीं कर पाई, लेकिन करना चाहूँगी उसके लिए मैं कुछ। ठीक है, तो आपने कंप्लेंट फाइल किया, आपके ऊपर एलिगेशन लगा, इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं अभी। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप है कि जो कंप्लेंट आपने करवाई है उसकी कॉपी आप दीजिए, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब इसका ये तो हो गया एक कानूनी प्रोसीजर। अब इसका दूसरा प्रोसीजर, यहाँ पे कम से कम 100 लोग बैठे हुए हैं। यदि 100 लोग चाहेंगे तो 100 लोग मिलके क्या एक बंदे को नहीं हटा सकते हैं? क्या 100 लोग यदि पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो SHO आपकी बात नहीं सुनेगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। जहाँ पे 100 लोग जाएंगे SHO मजबूर है सुनने के लिए, आप अकेले जाओगे नहीं सुनेंगे। तो ये दो सेगमेंट्स हैं, एक वो जो कर रहा है, एक वो जो बंद कराना चाहता है। यदि करने वाला इतना स्ट्रांग है तो बंद कराने वाले लोग तो इतने हैं, तो क्यों नहीं हो सकता? वो बिल्कुल होगा। आप जाइए, आप कंप्लेंट, यदि एक कंप्लेंट में 100 लोग थाने में खड़े होंगे तो वो क्यों नहीं लिखेगा? और यदि नहीं लिखेगा तो फिर कोर्ट तो है ही फाइनल अथॉरिटी,
कोर्ट में वो चीज़ मैं लेकर आप चाहें तो मैं बिल्कुल उस चीज़ को आगे लेके जाऊंगी एमएम तक। हम कोर्ट से इस प्रोसीजर को हम लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं, मूव फॉरवर्ड। मेरा सवाल ये मैम कि एक बलात्कार करता है बलात्कारी, उसकी तमाम तरह की जांचें हो जाती हैं, सारे निरीक्षण हो जाते हैं और ये डिक्लेयर हो जाता है कि ये बलात्कारी है। उसके बाद उसे जेल हो जाती है। एक लॉयर उसे सजा दिलाने के लिए मेहनत करता है, दूसरा एक लॉयर उसे बचाने के लिए मेहनत करता है। मेरा सवाल ये मैम, क्या हम इस कानून में संशोधन नहीं कर सकते कि जिस बलात्कार करने वाले का ये क्लियर हो चुका है, सिद्ध हो चुका है कि उसने बलात्कार किया है, उसके बावजूद हमारे ही कोई एक लॉयर वो उसको बचाने के लिए फाइट करते हैं, क्या उनके खिलाफ हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते? कि चाहे 100 क्रिमिनल छूट जाए, ठीक है, चाहे 100 क्रिमिनल छूट जाए, बट किसी इनोसेंट को सजा ना हो जाए। ये एक कानूनी वो है कि चाहे 100 क्रिमिनल छूट जाए कोई बात नहीं, बट यदि कोई इनोसेंट हो तो वो ना छूटे, वो उसको सजा ना हो जाए गलती से भी। और जहाँ तक रहा आप वकील की बात कर रहे हैं, क्या वकील अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करता है। एक वकील का ये काम है, वो वकील जब बनता है तो उसके पास जो भी क्लाइंट आता है या अपनी जो उनकी प्रोफेशनल एथिक्स है किसी क्लाइंट को बचाना, ठीक है, तो वो पर्सनल एक वकील का कुछ नहीं होता है, वो एक नेचुरल जस्टिस को लेके चलता है। अब मान लीजिए मेरे पास एक क्लाइंट आता है, एक क्लाइंट आगे कभी ये नहीं कहता कि मैं बलात्कार करके आया हूँ, ठीक है, एक क्लाइंट लेके कहेगा मेरे ऊपर ऐसा सजा ना वकील एक सुनना चाहता है। वकील के दिमाग में बस इतना होता है कि एक व्यक्ति मेरे पास आया है और वो सच क्या है, वो सच का और झूठ का फैसला करना जज का काम है। हमारा काम है कि उस क्लाइंट के प्रति हमारे ड्यूटी को डिस्चार्ज करना। हमारे पास क्लाइंट आया क्योंकि यदि कोई फाइट करने वाला ही ना हो तो एक इनोसेंट को भी सजा हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए कोई हमारे पास आया, हमें क्या पता वो इनोसेंट है या फिर वो मुजरिम है। जब तक जहाँ हम बात कर रहे हैं कि सब प्रूफ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, निर्भया कांड में आपने देखा होगा, ये एक आंखों देखी चीज थी, 100 प्रूफ उनके ही साथ उनके खिलाफ ही थे, फिर भी प्रोसीडिंग्स तो पूरी चली, बिना प्रोसीडिंग्स किए तो उनको नहीं सजा दिया गया। निर्भया कांड में तो बाहर घूम रहे थे, वो भी जेल के अंदर ही थे, और जो प्रोसीडिंग्स है तो उसको तो टाइम लगेगा, इसलिए स्पीडी ट्रायल भी किया गया। कोर्ट के द्वारा स्पीडी ट्रायल की भी व्यवस्था है, रेप केसेस अभी स्पीडी चलती है। चेंजेस आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। देखो ओवरनाइट तो चीजें चेंज होती नहीं, रिफॉर्म्स आता है टाइम टू टाइम, तो पहले से चेंजेस आए, बाय द टाइम ये भी चेंज होएगा जो सबको सेटिस्फाई करेगा एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, तो उसमें समय तो लगता है। थैंक यू सो मच मैम। ये क्वेश्चन था, जानकारी थी, लेकिन आपसे बेहतर समझना चाहता था मैं, आपने बहुत अच्छे से समझाया। कानून व्यवस्था के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे थे, बहुत अच्छा सेशन रहा, लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं कि उनके सवाल नहीं हुए, और मैं आप लोगों को ये वादा करता हूं, सेवियर फाउंडेशन, वंदना मैम, अभिषेक भाई, सामाजिक समाज और हम तमाम लोग जल्द ही सामाजिक समाज संगम विहार के अंदर एक और प्रोग्राम करेंगे किसी और इलाके के अंदर, और वहां आप लोग आइएगा और पूरा जो है ना कुछ करेंगे ही नहीं, हम सिर्फ सवाल जवाब करेंगे भाई।